दोस्तों आप सभी का एक बार फिर एनसीईआरटी की क्लास में स्वागत है। आज है चैप्टर 3 का, जिसमें हम देखेंगे 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे उससे संबंधित हम आज का लेक्चर हम उसको देखेंगे। उसमें उदारीकरण कैसे हुआ, निजीकरण कैसे हुआ, वैश्वीकरण कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि कैसी थी, या 1947 से लेकर जो 1999 तक 1990 तक जो भी नीतियाँ अपनाई गई वो कैसे फेल रहीं, उन सब की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहले चैप्टर में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1947 के पहले देखा, दूसरे में देखा 1947 1990 तक कैसे पॉलिसी रही, यानी जो प्लानिंग कमीशन था वो कैसे काम किया। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 आ जाए 1991 रिफॉर्म। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारी यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सीरीज़ भी चालू हो गई है, जिसमें हमने पहला जो लेक्चर अपलोड किया है 4 क्वेश्चन का, और उसमें बताया है कैसे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ज्योग्राफी का पहला जो है लेक्चर वो अपलोड हो चुका है। इसके अलावा बात करें तो पॉलिटी का क्लास भी चल रहा है, जिसमें बात करें तो 3 क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में, 1991 के बारे में। अगर बात करें तो जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन जिसे योजना आयोग कहते थे, तो 1951 से लेकर 1990 तक जो भी प्लानिंग कमीशन ने काम किया या फिर जो भारत सरकार की पॉलिसी रही, उसके बाद क्या हुआ, यानी 40 वर्षों के बाद जो है भारत एक सशक्त औद्योगिक आधार और खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर तो बन गया। इसके बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहा। जबकि आपने देखा होगा, इसके पहले वाले लेक्चर हमने बताया था कि ग्रीन रिवोल्यूशन भी चालू किया गया 2 फेज़ में। ठीक है, तो फूड में भारत आत्मनिर्भर बन गया, लेकिन उसके बावजूद देखेंगे तो उसमें जनसंख्या के एक बड़ा भाग जो है एग्रीकल्चर में ही निर्भर रहा। ठीक है, और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो आपको सर्विस सेक्टर में मिलेगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है जनसंख्या आपको रोज़गार के मामले में या निर्भर के मामले में आपको कम देखने को मिलेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, 1990 के बाद 1991 में बैलेंस पेमेंट का संकट आया। उसके कारण भारत में आर्थिक सुधार के मांग पैदा हुई। इसी को देखेंगे, इसी इकाई में सुधारों की प्रक्रिया भारत के संदर्भ में अनेक प्रयोग किए, उनका मूल्यांकन किया। ठीक है, यानी 1990 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ वो हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ही देन थी। तो अगर बात करें करंट में, ये मुद्दा 2021 में इसको जो है 30 साल पूरे हुए, 30वीं वर्षगांठ मनाई गई एलपीजी की। ठीक है, और जिसमें जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा देश में बृहद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर जो है चिंता व्यक्त की गई थी, यानी उनके द्वारा लाई गई थी। और जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था 1991 में, उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो है भारत में प्रधानमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, एक्सटर्नल मिनिस्टर देखेंगे प्रणब मुखर्जी थे। तो कुल मिलाकर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की एक समीक्षा देखेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या समझ पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियाँ की पृष्ठभूमि से आप परिचित होंगे। दूसरा, आप ये समझ पाएंगे कि जो सुधार नीतियाँ आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को समझेंगे। तीसरा, ये समझेंगे कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचित होंगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया और उसके प्रभाव को जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक कथन देख लेते हैं। के.आर. नारायण थे, ये भारत के प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में, राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण। इंद्र कुमार गुजराल उस समय जो है प्रधानमंत्री थे। तो के.आर. नारायण ने कहा कि आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास से सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद समाज की प्रगति का एक अनिवार्य सूचक नहीं है। तो ये के.आर. नारायण थे जो भारत के राष्ट्रपति से इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कहा था। इसके बारे में, इसको समझने के लिए हम लोगों को चैप्टर देखना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो भारत ने आज़ादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसमें पूंजीवाद की भी आपको दिखेगा, व्यवस्था दिखेगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी दिखेगी। कुछ विद्वानों का तर्क था कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के
रेगुलेशन, ठीक है, नियंत्रण के इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उससे आर्थिक जो ग्रोथ था और डेवलपमेंट था वो प्रक्रिया अवरुद्ध रही। यानी इतने सख्त नियम बना दिए गए, यानी फ्री इकोनॉमी, कुल मिलाकर फ्री इकोनॉमी की ओर हम लोग आगे नहीं बढ़े और इतने रूल रेगुलेशन बना दिए गए, इससे जो क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ हुआ नहीं। भारत जो है उस दौरान कृषि उत्पादन में तो वृद्धि की और अपनी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर दिया, लेकिन 1991 में भारत के विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान की स्थिति में नहीं थी। यहाँ तक कि पेट्रोल आदि की आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से जो रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व था वो सिर्फ 15 दिनों के लिए बचा था। इससे जो है आवश्यक जो आयात यानी बाहर से मंगाई जाने वाली वस्तुएं थे उनका संकट पैदा हो गया। ठीक है, इसी कार जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई। ठीक है, इसने हमारे विकास की रणनीतियों को संपूर्ण दिशा को बदल दिया। अब इसके थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ। बैकग्राउंड में समझे तो इस जो फाइनेंशियल क्राइसिस का उसका सर्वाधिक वास्तविक अगर देखेंगे उद्गम कहाँ से हुआ, वास्तविक उद्गम हुआ 1980 के दशक में। इस टाइम अर्थव्यवस्था में बहुत अकुशल जो है प्रबंधन था। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यमों आदि से के माध्यम से अपनी फंड जुटाती थी। यानी जो भी उनके लिए जो है अगर उनको किसी चीज़ पैसे की आवश्यकता है तो टैक्स के माध्यम से हायर टैक्स लगाकर और जो पब्लिक जो सार्वजनिक इंडस्ट्री है उनसे और लोगों के माध्यम से फंड जुटाती थी। जब आमदनी अट्ठन्नी हो जाए, खर्चा रुपया हो जाए तो उस समय क्या हो जाता था, यानी जब आय व्यय से अधिक हो जाए तो सरकार जो है बैंकों, जन सामान्य, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से उधार लेती थी। ठीक है, इसके लिए बाध्य होती थी। इस प्रकार वो अपने घाटे को वित्तीय प्रबंध करती थी। यहाँ कच्चे तेल की आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों का भुगतान करना होता है और डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन बात ये थी कि हमें डॉलर कैसे मिलेगा। हमने पहले ही जो है आयात प्रतिस्थापन जैसी रूल रेगुलेशन लगा रखा है कि हमने जो भी चीज़ें होंगी, यानी हमें अगर कार की ज़रूरत है तो हम अपने देश में एम्बेसडर कार बनाएंगे, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट लाएंगे। तो हमें जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तभी तो हमको डॉलर मिलेगा। ठीक है, और सरकार की यही पॉलिसी थी। इसी कारण जो है ये सब प्रॉब्लम हुआ। और इसके बावजूद अगर देखेंगे सरकार के पास बेरोजगारी की समस्या थी, गरीबी की समस्या थी, जनसंख्या विस्फोट की समस्या थी। इस कारण जो सरकार का व्यय था वो अपने राजस्व से अधिक था। ठीक है, और इन्हीं बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक उद्यमों से अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। ठीक है, जो भी सरकार के पास कंपनियां थी, कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, अन्य देशों उधार ली गई विदेशी मुद्रा जो थी उनका कार्य भी इन्हीं सब चीज़ों में, बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, इन्हीं सब चीज़ों में खर्चा होता था। यानी इन्हीं अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया और ना ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने के दृष्टि से निर्यात के संवर्धन का कोई पर्याप्त ध्यान दिया गया। ठीक है, बस लोन पे लोन लेते रह गए। तो इसी कारण जो है ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो आमदनी अठन्नी थी, खर्चा रुपया था। ठीक है, जनसंख्या इतनी थी। इसके अलावा आयात प्रतिस्थापन की बात कर ही ली हमने। ठीक है, आयात की वृद्धि से इतनी तीव्र रही कि निर्यात की जो वृद्धि थी उसका तालमेल नहीं हो पाया। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया कि देश के पास 2 सप्ताह के आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिर्फ उनके पास जो है उतनी ही फंड जो है विदेशी मुद्रा बची थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो भारत की इन्हीं सब पॉलिसी की वजह से जो भी इन्होंने आयात प्रतिस्थापन और अपनी इंडस्ट्री को संरक्षित करने के लिए जो भी अपनी पॉलिसी लगाई थी, इसी कारण कोई अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। इस स्थिति में आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की बात करें, आईबीआरडी की बात करें, तो भारत ने इसके बाद जब ये संकट आया बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो भारत ने इसका जो है दरवाज़ा खटखटाया विदेशी संस्थाओं का। तो इसके बिहार पे $7 बिलियन जो है उन्होंने विदेशी संस्थाओं ने भारत को दिए। लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें लगाई। ठीक है, उन्होंने कहा अगर आप हमारी ये शर्तें मान लेते हैं तो हम आपको पैसा देंगे, अन्यथा नहीं। यानी जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, लिबरलाइजेशन करेगी अपनी पॉलिसी को लेकर। ठीक है, निजी क्षेत्र पर जो लगे प्रतिबंध हैं, ठीक है, यानी लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करेगी,
ठीक है। अनेक क्षेत्रों से सरकारी हस्तक्षेप हटाएगी। साथ ही यह अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच जो विदेशी व्यापार है उस पर लगे प्रतिबंध भी हटाई जाएगी। तो इन सब शर्तों के मामले जब भारत ने मान लिया, तब उन्हें जो है $7 बिलियन जो है IMF जैसी संस्थाओं ने, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने दिया। ठीक है। फिर इसके बाद जो है भारत ने नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा की। उसमें दो टाइप के जो है नीति अपनाई गई। एक अस्थायित्वकारी, जो शॉर्ट टर्म थे, ठीक है, जिनसे अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे जो तात्कालिक जो असुविधा थी या समस्या थी उसका जो है समाधान करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये सब जो शॉर्ट टर्म थे। इसके अलावा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को अपनाया गया जिसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को कुशलता में सुधार करना, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी कमियां हैं उनको दूर करना और भारत को ओपन मार्केट की तरफ आगे बढ़ाना। ठीक है। इसके लिए जो है सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण 3 नीतियां अपनाई। ठीक है, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत। तो आपने बैकग्राउंड समझ लिया कि क्या था, कैसे जो है ये सब कमियां महसूस हुई, सरकार की नीतियों में क्या कमी थी। ठीक है। कुल मिलाकर कहें तो भारत जो है 1990 तक जो है एक क्लोज्ड इकोनॉमी बना हुआ था। उसने आयात प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूट पर काम चला रहा था। ठीक है। लाइसेंसिंग व्यवस्था थी। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी कंपनी को लाइसेंस लेना है तो उसके लिए भी समस्याएं थी। इसी का कारण ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आई। ठीक है। तो इसमें देखेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की हमने जैसे स्टेबलाइजेशन मेजर की बात की, शॉर्ट टर्म मेजर में हमने बता दिया, जो हमने हिंदी में बताया उसी के यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया है। ठीक है। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन मेजर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात किया गया है, जो हमने बताया वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें तो एक बार चलिए फिर से, अगर इसमें ना समझ में आया फिर से आपको समझा देते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 की बात करें, यानी जो वित्तीय संकट आया, आर्थिक वित्तीय क्राइसिस 1991 आया, तो उसमें क्या हुआ, जो हमारा आयात था वो निर्यात से ज़्यादा था। ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है वो हमें जो बाहर से मंगाते थे उसके बदले हमको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होता था, और फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होता था, जबकि हम कुछ एक्सपोर्ट तो ज़्यादा हमारे पास पॉलिसी कोई थी नहीं। तो जब होता है हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर से जो हमारे पास जो है पैसे आएंगे नहीं, तो इससे हमारा रिजर्व जो है ख़त्म होता गया और हम जो है बाहर से उधार लेते गए। उसके बाद हम जो है इसको रीपे करने के कंडीशन में नहीं रहे, हमने बाहर से उधार लिया। फिर जो है उससे क्या हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे डिक्लाइन फॉर्जिंग एक्सचेंज रिवर। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो इम्पोर्ट बिल था वो बढ़ता गया। ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, जो इन्फ्लेशन था वो बढ़ता गया। फिर आया, हमने स्टार्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किया। ठीक है। तो इसी कारण जो है 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किया गया। ठीक है। अब बात करेंगे, ये तो हमने समझ लिया वाई इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड। ठीक है। ये तो हमने यहाँ तक जो है इसके पहले वाले क्लास में पढ़ ही लिया है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 थी क्या। न्यू का मतलब क्या होता है, समथिंग न्यू, कुछ नया। जो पहले की पॉलिसी है जो 1990 में फॉलो की थी, उससे नई पॉलिसी अब हम अपनाएंगे 1991 में। ठीक है। इकोनॉमिक मतलब क्या है, डिफरेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी जो अर्थव्यवस्था के लिए हम जो है डिफरेंट इकोनॉमिक जो है पॉलिसी अपनाएंगे। ठीक है, मेजर अपनाएंगे। जो शॉर्ट टर्म होगा, जो हमारी तात्कालिक समस्या जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस है, इन्फ्लेशन की क्राइसिस है, उसको समाधान करेंगे। एक हम जो है देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाएंगे। ठीक है। पॉलिसी कैसी होगी, पॉलिसी होगी हम जो है अपने नीतियों को जो है उदारीकरण करेंगे, और जो हमारे पास आधा हिस्सा जो है देखेंगे, अधिकतर उद्योगों का हिस्सा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी ले जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन कैसे, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि हम जो है अपनी इकोनॉमी ओपन करेंगे और बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको और अच्छे तरीके से कनेक्ट जो है हम लोग आगे लेक्चर में समझेंगे। ठीक है। 1991 में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव फाइनेंस पीएम थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो यही जो हमने कहा, इसका समराइज यहाँ पर टू द पॉइंट दिया गया है। ठीक है। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो है अर्थव्यवस्था में और जो है कॉम्पिटिटिवनेस इन्वायरमेंट पैदा करना। ठीक है।
और जो भी अर्थव्यवस्था में बैरियर हैं, ठीक है, जैसे आयात प्रतिस्थापन है, लाइसेंसिंग व्यवस्था है, यानी अगर बाहरी इन्वेस्टमेंट को भारत में आना उसके लिए बहुत सारे लाइसेंसिंग व्यवस्था थी या फिर बहुत सारे बैरियर थे, उनको समाप्त करना, ठीक है। उसमें जो मेज़र अपनाए गए थे, स्टेबलाइजेशन मेज़र, स्ट्रक्चरल मेज़र, इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब ये स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल मेज़र क्या थे, तो शॉर्ट टर्म इशू में जैसे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, हायर इन्फ्लेशन था, उसको हमने सॉर्ट आउट किया, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे, तो उसके बाद जो है इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस में हम अपनी इकोनॉमी को लेकर जाएंगे, ठीक है। अब बत ये में फिर यही बात कि स्टेबलाइजेशन मेजर में हमने क्या किया था, शॉर्ट टर्म इशू को, जैसे मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है वो करेक्ट किया, उसको वीकनेस को जो है, ठीक है। यानी कैसे किया हमने, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे करेक्ट किया, यानी हमने जो है बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में लेके आए और उससे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत में आया, इससे हमारे पास बहुत सारी बाहरी मुद्रा हमारे पास है जिससे हम जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया, ठीक है, जो हायर प्राइस थी इसेंशियल गुड्स के लिए जो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी उनको कैसे किया, उनमें जो है हमने जो प्राइस था उसको कम किया, ठीक है, इसेंशियल गुड्स के लिए अफोर्डेबल बनाया, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में हम कैसे उसको प्राप्त किया, लॉन्ग टर्म इशू में, ठीक है, उसको हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमिक इफिशियंसी को और इम्प्रूव किया, ठीक है, करप्शन को कम किया, ठीक है, लाइसेंस व्यवस्था को कम किया। इसके अलावा अगर बात करें तो इंटरनेशनली जो है कम्पिटिटिवनेस बढ़ाया हमने, ठीक है। भारत के जो सामान है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, उसको एक्सपोर्ट वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया, ठीक है, भारत बाहर का सामान अंदर लाया। तो इससे जो है हमारा जो है प्राइवेटाइजेशन था, ठीक है, उसको मतलब हम लोगों ने ख़त्म किया, इससे जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए। नेक्स्ट बात करेंगे तो लिबरलाइजेशन के बारे में अब बात करें तो डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी हमने प्रारंभ में चर्चा की आर्थिक गतिविधियों का जो रेगुलेशन था, उसके बनाए गए नियम कानून जो थे हमारी अर्थव्यवस्था के जो ग्रोथ थी और डेवलपमेंट था उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। तो उदारीकरण जो है इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए लाया गया था, यानी मुक्त यानी फ्री इकोनॉमी की बात की गई। आयात जो निर्यात की पॉलिसी थी उसको जो है और लचीला बनाया गया, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र में और टैक्स रिफॉर्म किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिफॉर्म किया गया, ठीक है। इस प्रकार जो है लिबरलाइजेशन का माहौल आया। छठी पंचवर्षीय योजना में देखेंगे तो 1980 के दशक में फ्री इकोनॉमी की बात स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब बात करेंगे तो इसमें लिबरलाइजेशन में सबसे पहले हमने क्या किया, इंडस्ट्री सेक्टर को डीरेगुलेशन करना चालू किया, ठीक है। सबसे पहले औद्योगिक में लाइसेंस व्यवस्था थी जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने और बंद करने, उत्पादन की मात्रा निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी को अनुमति प्राप्त करनी होती थी, उसको समाप्त किया। दूसरा क्या था, अनेक उद्योगों में निजी उद्यमों का प्रवेश निषिद्ध था, उसको समाप्त किया, ठीक है। इसके अलावा कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग कर सकते थे, सभी निजी उद्यमों कुछ उद्योग उत्पादन कीमतों का निर्धारण वितरण में अनेक नियंत्रण का पालन करना पड़ता था, इसको समाप्त किया। जब 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म आया इंडस्ट्री सेक्टर में तो हमने डीरेगुलेशन चालू किया, ठीक है। जैसे कुछ में हमने अपना रेगुलेशन बनाए रखा, जैसे अगर अल्कोहल से संबंधित कोई प्रोडक्ट हो, सिगरेट इंडस्ट्री हो या फिर कोई विस्फोटक रसायन इससे हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, विमानन में हो और औषधि हो, इन 6 उत्पादों में छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। केवल अगर बात करें डिफेंस में और एटॉमिक एनर्जी और रेल में, ये जो थे इसमें जो है लाइसेंस व्यवस्था चालू रखी गई। और अगर बात करें लघु उद्योगों में उत्पादित अनेक वस्तुओं में भी अभी अनारक्षित श्रेणी में आ गई, यानी उनको कोई भी चालू कर सकता था। अनेक उद्योगों में अब बाजार की कीमतों का निर्धारण की अनुमति मिल गई, यानी मार्केट जो है मार्केट जो है जो कीमत थी उसका निर्धारण करता था। अब इसके अलावा ये तो हो गया, हमने डीरेगुलेशन किया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म हुआ, यानी वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी एक रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे क्षेत्र की सहायक भूमिका सीमित करना। या केवल जो है पहले क्या था, भारत में जो आरबीआई था 1934 के बाद 1935 से जो है बहुत सारी भूमिका उसकी, यानी सब कुछ उसके कंट्रोल में था। बैंक कितना पैसा रख सकते हैं, कितना परसेंटेज निर्धारित करना है, ठीक है, किसके पास कितनी संपत्ति, कितना
मतलब कौन से, अगर किसी को ब्रांच खोलना है, ये सब जो है आरबीआई निर्धारित करता था। लेकिन वित्तीय क्षेत्र में रिजर्व बैंक की सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाए, जब ये रिफॉर्म किया गया, ठीक है। तो इसमें किया क्या गया, इसमें आरबीआई को जब सहायक भूमिका रखा गया, इसको जो है इन सब चीज़ों के लिए भारत में आरबीआई के रूप में रिफॉर्म किया गया। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं। जो आरबीआई है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। इसको अलग से हमने आपको फैक्ट दिया है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल के लिए, अगर कोई मनी सप्लाई के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये देश में जो है पेमेंट सिस्टम को मैनेज करता है, ठीक है, और इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोवाइड कर जो है बढ़ावा देता है। तो ये आपको पीटी के लिए याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, ये जो है आरबीआई की स्पेशलाइज्ड डिवीज़न है, ठीक है, जो नोट को प्रिंट करती है। इसके कई सारी शाखाएं हैं। इसके अलावा आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो आरबीआई की एक स्पेशलाइज्ड डिवीज़न है जो रेगुलेट करती है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत के पहले जो गवर्नर थे, वो अगर पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर, तो आपको पता रहना चाहिए ओम्सबर्न स्मिथ थे, ठीक है। और भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आप अभी वर्तमान में देखते होंगे मॉनेटरी पॉलिसी जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे वो जो है 2016 में बनी है, ठीक है। मौद्रिक नीति जो कमेटी थी वो 2016 में बनी, इसके पहले जो है सब आरबीआई जो है निर्धारित करती थी। और एक बात और को बता दें कि 1935 से लेकर 2022 तक टोटल अभी 25 गवर्नर, ये फैक्ट एक आपको जिज्ञासा हो तो उसके लिए आप याद रख सकते हैं, 25 गवर्नर हो चुके हैं। भारत में 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इन्हें हाल ही में जो है शक्तिकांत दास को जो है गवर्नर ऑफ द ईयर जो है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके अलावा सेबी की बात कर लेते हैं फैक्चुअल में। तो सेबी जो स्थापना नॉन स्टेचुटरी बॉडी थी और इसे 12 अप्रैल 1988 में स्थापित किया गया। उस टाइम जो है उस टाइम सेबी के जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर एस ए दवे, ठीक है। इसके बाद जो है जब इसे एक सांविधिक संस्था बनाई गई 1992 में, तब इसके जो है चेयरपर्सन थे वो थे जीवी रामाकृष्णन 1990 में। इनका जो है 2021 में अभी डेथ हो गया, ठीक है। वर्तमान में इनके सेबी के चेयरपर्सन है मिसेज जो है माधवी पुरी बुच, ठीक है। अब बताएं कि रिफॉर्म की बात कर रहे थे वित्तीय सेक्टर में, तो बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% कर दी गई, ठीक है। बैंकों को अब देश विदेश और अधिक संसाधन जुटाने की अनुमति थी। खाताधारकों देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्तियाँ अभी भी आरबीआई के पास थी। इसके अलावा विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारी बैंकों, म्यूचुअल फंड, पेंशन आदि को भी अब भारतीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति मिल गई थी, ठीक है। ये फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करने के बाद हुआ। अब टैक्स रिफॉर्म क्या किया गया था, पहले क्या था 1991 के बाद जो है पर्सनल इनकम थी उसकी दरों में निरंतर कमी की गई। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि टैक्स चोरी की समस्या, जब हायर जो है टैक्स था तब उससे टैक्स चोरी की समस्या बनी थी, ठीक है। तो इसलिए कमी की गई कि उन्होंने सोचा कि जब दरें ऊंची नहीं होती तो वस्तुओं को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण देते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत कमी की गई, ठीक है। तो ये रिफॉर्म लिए गए, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो टैक्स सिस्टम होता है वो कितने टाइप का है। 2 टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, जिससे सरकार को जो है रेवेन्यू मिलता है। तो डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल के आपको ध्यान रखना, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो जो है एक पर्सनल टैक्स है, ठीक है, जो आदमी पे करता है। तो आपको ध्यान रखना है कॉर्पोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो कंपनी पर लगता है, कंपनी की आय पे लगता है। पर्सनल टैक्स जो है व्यक्ति की आय पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आप देखेंगे इस टाइम कौन सा है, जीएसटी है, ठीक है। इन सबको वैट, सर्विस एक्ट और एक्साइज को हटाकर सब जीएसटी ला दिया गया। और जो पर्सनल इनकम पर टैक्स लगता है इस टाइम देखेंगे जो न्यू टैक्स पॉलिसी में देखेंगे तो ये टैक्स स्लैब है। इसके इनडायरेक्ट टैक्स में जो है ये टैक्स स्लैब है, ये आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स फैक्ट के लिए।
इसके अलावा ये तो फाइनेंस सेक्टर में सुधार हो गई। अब नेक्स्ट रिफॉर्म किया गया, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म किया गया। इसमें सबसे 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या के भुगतान के तात्कालिक जो शॉर्ट टर्म देखेंगे जो रिफॉर्म किया गया, उसमें क्या किया गया, भारत ने अपनी मुद्रा का जो है डिवैल्यूएशन यानी मुद्रा का मूल्य जो है कम कर दिया। इसको और आगे समझेंगे। इससे क्या हुआ, देश में विदेशी मुद्रा का आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार के रूप में रुपए के मूल्य का निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्रायः बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति पर आधार जो है विनिमय दरों को निर्धारित करते थे। तो मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। मुद्रा का अवमूल्यन ये होता है, जैसे अगर किसी चीज़ की मार्केट में अगर भरमार हो जाए, जैसे सपोज अगर भारत में जो है किसी चीज़ की जो है कोई भी वस्तु हो जिसकी मात्रा जो है ज़्यादा हो जाए तो उसका वैल्यू जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया, भारत में जो है रुपए का जो है भंडार बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, रुपए का मूल्य जो है कम हो गया। ये तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉलर का तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी जिसके पास जो है $1 है, पहले अगर $1 में जो है 50 रुपये होते थे, अब $1 में उसने क्या किया, 80 रुपये कर दिया। तो इससे जो है भारतीय रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया, यानी अब और लोग जो है शॉपिंग करेंगे यहाँ पर आकर। अब इसके इफेक्ट को हम आगे देखेंगे। ठीक है, यानी एक होता है मुद्रा अधमूल्यन, यानी जो करेंसी का मूल्य है उसको बढ़ा देना, एक होता है मुद्रा के जो है मूल्य को घटा देना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मुद्रा अवमूल्यन और मूल्य ह्रास की बात करें तो हालांकि इन्हें लागू करने का तरीकों में अंतर है, लेकिन अगर बात करें दोनों एक ही प्रभाव है, यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट, आयात अधिक महंगा हो जाता है क्योंकि आपके जो करेंसी है उसके मूल्य में गिरावट आ गई है। तो आप जो पहले जो है 80 रुपये में जो सामान खरीदते थे, 50 रुपये में जो सामान खरीदते थे, अब वही 80 रुपये में सामान खरीदते थे। तो ये इससे क्या होगा, आयात जो है बाहर से कोई चीज़ मंगाएंगे वो अधिक महंगा हो जाएगा, लेकिन निर्यात जो हो जाएगा वो वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी देखेंगे सिविल सर्विस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था इससे, भारतीय रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में कौन सा सबसे संभावित उपाय नहीं 2019 में। तो इसमें जो है आप देखेंगे विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ये जो है संभावित उपाय नहीं है। इसके अलावा अगर देखेंगे और आवश्यक वस्तुओं आयात पर अंकुश लगाना, निर्यात को बढ़ावा देना, ये उपाय है। ठीक है, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपया मूलवर्ग मसाला बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी उपाय है। बाहरी वाणिज्यिक उधार से संबंधित शर्तों को आसान बनाना, ये भी जो है। अब मुद्रा जो है भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार आरबीआई द्वारा संभावित प्रयास है। इसमें पूछा नहीं है तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति में, तो ये जो है मुद्रा का अवमूल्यन रोकने के लिए ये प्रयास नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह होता है कि आवश्यक रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही अभी हमने बताया। इसके अलावा घरेलू मुद्रा विदेशी मूल्यों को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये बात गलत है। व्यापार संतुलन में सुधार होता है, तो ये बात भी गलत है। इसके अलावा यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया, विश्व व्यापार में संरक्षणवाद मुद्रा चालबाजियों के हाल की घटनाओं में भारत की समष्टि आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करती है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यानी करेंसी डिवैल्यूएशन से क्या होता है, इससे लाभ जो होता है, एक्सपोर्ट जो है यहाँ से निर्यात बढ़ जाता है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है और आपकी जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है वो और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो होती है भारत की वो बढ़ जाती है सामान की। ठीक है, इससे क्या हानि होती है, इससे हानि ये होता है, ये इन्फ्लेशन का कारण बनता है महंगाई का। तो इससे जो है मांग जनित इन्फ्लेशन जो है हो सकता है। इसके अलावा जो वेजेस होते हैं वो कम हो सकते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी जो है भारत से जा सकते हैं क्योंकि भारत में जो रुपए का मूल्य है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रिफॉर्म किया गया। इसमें क्या किया गया, जो पहले क्या थे आयात जो है सीमित रखे गए थे, उनको जो है नियंत्रण जो रखे गए थे, उनको जो है जो उस पर टैक्स या शुल्क लगाए जाते थे उनसे छूट दी गई। ठीक है, और इससे क्या स्पर्धा जो है बड़ा आयात लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो भी प्रतिबंध पहले थे आयात निर्यात पर, जो भी प्रतिबंध उसको हटा दिया गया, टैक्स को हटा दिया गया, लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया।
ठीक है, तो ये कुछ जो है पॉलिसी अपनाई गई। ठीक है, वही जो हमने पढ़ा यहाँ पर टू द पॉइंट दिया है इंग्लिश में। तो उसी टाइम जो है भारत में देखेंगे कुछ नवरत्न कंपनी और पब्लिक इंटरप्राइजेस पॉलिसी अपनाई गई। जैसे आपने सुना होगा कि विक्रम के दरबार में जो है नवरत्न थे, वैसे ही भारत सरकार ने, ठीक है, कुछ नवरत्न कंपनियों घोषित की। ठीक है, उन्हें अपनी कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ वृद्धि करने के लिए प्रबंधन संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्ता दी गई उन नवरत्न कंपनियों को, और लाभ कमा रहे अन्य जो 97 उपक्रमों को अधिक परिचालन वित्तीय प्रबंधकारी नीतियों को प्रदान करने के लिए उन्हें लघु रत्न कंपनियां का नाम दिया गया। यानी इन सब चीज़ों से और छूट दी गई ताकि वो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, इसीलिए जो है ये सब कंपनियों का कैटेगराइज किया गया। ठीक है, तो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये 3 कैटेगरी कंपनियां वर्तमान में भी हैं। तो अभी वर्तमान में देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो महारत्न कंपनी वर्तमान में 12 हैं, नवरत्न 13 हैं, बाकी जो मिनी रत्न है वो और ज़्यादा है, उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन को हमने समझ लिया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, समराइज कर देते हैं कि जब 1991 में डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी अपनाई गई। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन है क्या? 1991 में डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी अपनाई गई। 1950 से 1990 में क्या हुआ था, जो सरकार थी उन्होंने जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में इन्वेस्ट किया। ठीक है, गवर्नमेंट जो थी वो सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में इन्वेस्ट करती थी। ठीक है, इसके अलावा जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में, तो गवर्नमेंट उन्हीं कंपनियों में जो है डिस इन्वेस्टमेंट चालू हुआ। यानी जो है गवर्नमेंट जो है उसे सेल करके, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है उसे सेल करके पैसे प्राप्त करती थी। ठीक है, अब प्राइवेटाइजेशन जो हुआ वो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसका रिफॉर्म हुआ। अब 1950 से 1990 में नेशनलाइजेशन का कार्य चला। ठीक है, यानी टाटा एयरलाइंस जो थी पहले प्राइवेट थी, उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको परचेज कर लिया, उसका जो है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में कर दिया। फिर उसका उल्टा किया, प्राइवेटाइजेशन किया 1991 में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एयर इंडिया जो गवर्नमेंट की थी अब जो है उसे टाटा एयरलाइंस को सोल्ड कर दिया। ये हुआ प्राइवेटाइजेशन। अब फॉर एग्जांपल अगर समझे तो जैसे सीएमसी लिमिटेड था। ठीक है, एक आईटी कंपनी थी गवर्नमेंट की, उसे क्या किया, एक प्राइवेट प्लेयर टाटा ने जो है उसे परचेज कर लिया। दूसरा एग्जांपल समझे, जैसे अगर बात करें मॉडर्न में जो फूड थी, एक गवर्नमेंट मेकिंग जो है मॉडर्न फूड थी, एक गवर्नमेंट जो है फूड ब्रेड मेकिंग कंपनी थी, उसे जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने परचेज कर लिया। तो यही हुआ प्राइवेटाइजेशन। यानी इट मीन्स सीडिंग अप ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड बाय एंटरप्राइजेस, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। यानी जो पहले सरकारी कंपनी थी उसको जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है ट्रांसफ़र कर दिया, यही हुआ प्राइवेटाइजेशन। इतने सारे एग्जांपल के साथ आशा करते हैं आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका प्राइवेटाइजेशन का मेथड 2 है कि जब 1950 से 1990 का टाइम था, उस टाइम क्या होता था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी वो कोई डिसीजन नहीं लेती थी बिना गवर्नमेंट के पीछे। ठीक है, लेकिन जब 1991 का रिफॉर्म हुआ तो उन्हें जो सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को जो है बहुत ज़्यादा स्वायत्ता मिली। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न में जो है कन्वर्ट किया गया, और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को और ज़्यादा फ्रीडम दिया गया उनके डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, उनको और ज़्यादा स्वतंत्र किया गया, और उनके जो है प्रॉफिट को बढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है डिस इन्वेस्टमेंट मीनिंग एंड एग्जांपल को समझ ले। डिस इन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद अगर समझ ले, थोड़ा सा डिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। यानी सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बाय गवर्नमेंट टू पब्लिक। ठीक है, यानी पहले क्या होता था, IRCTC नॉट लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट, 100% जो शेयर था वो गवर्नमेंट के पास था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था। अब क्या था, IRCTC जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकती है। 67% शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, कुछ शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 33% जो थे वो पब्लिक और अदर इन्वेस्टर को सेल कर दी।
इसका मतलब हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 33% शेयर जो है पब्लिक को सेल कर दी, यानी दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इसे जो है डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ 1950 से 1990 के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस्टेब्लिश की गई। जो बाद में क्या हुआ, उनमें जो है इनसफिशियंटी जो था मैनेजमेंट को लेकर, फंड को लेकर जो है बहुत ज़्यादा अनियमितता थी। ठीक है। और उनके बिजनेस के तरीके बहुत ज़्यादा बेहाल थे। अगर आप वर्तमान में भी देखेंगे एसबीआई के, अगर देखेंगे, अभी शहरों की बात नहीं करें और सर ब्रांच की बात करें, जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसा प्राइवेट बैंक काम कर रहे हैं उस तरीके से जो है जो सेवाएं, सर्विस, बोलने का तरीका, वो जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। इन्हीं सब को समस्याओं को दूर करने के लिए जो है ये प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। ठीक है। अब बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ एक दुनिया ऐसी जिसका कोई जो है सीमा विहीन दुनिया। ठीक है। यानी कुछ जिसकी कोई सीमा ना हो, और वो सीमा सिर्फ आर्थिक को लेकर नहीं हो, सामाजिक को लेकर कोई सीमा नहीं हो, भौगोलिक सीमा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। यानी यद्यप वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल जो है परिघटना है, यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है कि विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों का नेटवर्क का सृजन करना। वैश्वीकरण जो है एक ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास करता है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं का प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देना लगे। जैसे अभी हम बात करते हैं भारतीय वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसमें जो प्रभाव की बात कर रहा है, जैसे यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। ठीक है। यूक्रेन रसिया से युद्ध हो रहा है, तो उसका जो है पूरी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिका पे हो, तेल संकट हो, या यूरोप की बात हो, या अगर बात करें भारत की बात हो, चाइना की बात हो, तो जो पूरा जो वर्ल्ड का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो पूरा हिल गया है। ठीक है। ठीक है। पूरा डिसबैलेंस हो गया है सप्लाई चैन में। तो यही होता है ग्लोबलाइजेशन। यानी अगर एक आदमी परेशान है देश का, एक देश परेशान है, तो उससे जब पूरा देश जुड़ा हुआ है, पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, तो उससे जो है दूसरे देश भी प्रभावित होते हैं। ये होता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल बात करें, अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें, तो ये दुनिया बाहरी दुनिया के साथ यहाँ क्लोज्ड इकोनॉमी, कहने को क्लोज्ड इकोनॉमी है, बाहरी दुनिया के साथ कोई इसका नाता नहीं है। तो यहाँ पर बहुत कम जो है आयात होता है, निर्यात होता है, बहुत कम फॉरेन ट्रेड होता है, यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता कोई भी वर्ल्ड में। जैसे यूक्रेन का वार हो चल रहा है, तो इससे जो है नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। जैसे अगर बात करें कोविड चल रहा है, क्योंकि क्लोज ना तो कोई आ रहा है, ना जा रहा है, ना एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कोविड जैसी महामारी का यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं अगर बात करें इंडिया की, जो एक ओपन इकोनॉमी है, प्रॉपरली जो है इंटीग्रेटेड है बाहरी दुनिया से साथ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बहुत बड़ी मात्रा में आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है। तो इस भारत में लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं। ठीक है। आप बाहर जा रहे हैं, तो ये जो है अगर बाहरी दुनिया में यूक्रेन जैसे देश या रसिया जैसे देश की लड़ाई होती है तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है। चाहे अगर यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, इससे भी इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। ये सब कारण हो रहा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन समझ लिया कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी कंट्री होती है, डोमेस्टिक कंट्री होती है, अर्थव्यवस्था होती है, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था का एक कण, वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आपको लिखना हो, इट मीन्स द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉलिसी विच लीड टू, यानी ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड इंटरजेनस वर्ड की बात कर रहा है। ठीक है। हैपनिंग इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस बाई हैपनिंग फॉर अवे, कोविड की एग्जांपल की बात कर रहा है। तो ये जो है यही सब जो है इसको सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया की बात करें तो बिफोर 1991 में जैसे मारुति 800 का हम लोग प्रोडक्शन करते थे। ठीक है। तो जो इंडिया में बनी हुई मोस्टली गुड्स है उसका जो है परचेज करते थे। ठीक है। बहुत सारी कंपनी मतलब
1990 में जो है जब इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं हुआ था 1991 के जो है पहले, तो बहुत सारी एमएनसी जो थी वो इंडिया में नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब 1991 का रिफॉर्म हुआ तो कस्टमर के पास जो है बहुत सारी चॉइसेस मिली, ठीक है। वो कंपेयर करने लगे, ठीक है। वो फॉरेन गुड्स से उनको जो पहले 1990 में गुणवत्ता में कमी थी, तो जब कंपटीशन बढ़ा तो वो लोग भी, जो घरेलू कंपनी थी और बाहर कंपनी, दोनों कंपटीशन होने लगा। इससे जो है कस्टमर को फ़ायदा मिला, ठीक है। तो बहुत सारी जो है एमएनसी, जो कोका कोला, गूगल जो है, मैकडोनल्ड, जितने भी देख रहे हैं, तो बहुत सारी एमएनसी कंपनियां जो है भारत में आई, और भारत की जो कंपनी थी वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फैली, ठीक है। इसका फ़ायदा है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, आउटसोर्सिंग में भी फ़ायदा हुआ। यानी 1991 में जो है बात करें तो नो आउटसोर्सिंग, यानी बाहर से कोई चीज़ें भारत में नहीं आती थी, ठीक है। तो जो है यूएसए कंपनी रनिंग करती थी यूएसए कॉल सेंटर में। लेकिन जब 1991 का रिफॉर्म हुआ तो लार्जर बिजनेस जो है प्रोसेस आउटसोर्सिंग किया गया इंडिया पे, ठीक है। यूएसए कंपनी जो थी रनिंग की गई, यूएसए कंपनी जब भारत में जो है इंडिया में कॉल सेंटर अपना स्थापित करने लगी। इससे बेनिफिट इंडिया को हुआ, क्योंकि इससे जो है जो इंडिया में जॉब और एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट हुआ, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जो पहले यूएसए एक कंपनी थी, सर्विस प्रोवाइडर थी, वो पहले यूएसए में काम करती थी। अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है तो उसमें क्या हुआ, यूएसए की कॉल कंपनी जो है भारत में अपने कॉल सेंटर खोलकर जो है यहाँ के कस्टमर हो या पूरे ग्लोबल कस्टमर को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करवाए। इससे जो है भारत में जॉब, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन से हमको फ़ायदा मिला, ठीक है। तो अगर बात करें सर्विस की, बात करें आउटसोर्स की, तो वॉइस बेस्ड सर्विस, बिजनेस प्रोसेस जैसे कॉल सेंटर हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग, बैंकिंग आउटसोर्सिंग की, टेक, टीचिंग आउटसोर्सिंग, मेडिकल, ट्रांसक्रिप्शन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हमने आउटसोर्स किया। इसकी बेनिफिट क्या हुआ? तो इसकी बेनिफिट हुआ कंपनी आउटसोर्सिंग में, कंपनी जो है गेटिंग बिजनेस, यानी कंपनी को जो है बिजनेस मिलने लगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़, कंपनी गेटिंग बिजनेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है भारत को फ़ायदा हुआ। यहाँ पर और सारे डाटा दिए गए हैं, इसको आपको देख लेना है। अब बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड डब्ल्यूटीओ की। तो डब्ल्यूटीओ है क्या? डब्ल्यूटीओ जो है इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित है, यानी ये जो है सर्विस को नहीं देखता है। ध्यान रखना, डब्ल्यूटीओ सिर्फ देखता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन कंट्री, ठीक है। डब्ल्यूटीओ जब बना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात, अगर चाइना की बात करें, चाइना जो है इंपोर्ट करता है कंप्यूटर इंडिया को, ठीक है, आयात करता है। इंडिया जो है सॉफ्टवेयर जो है एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को जो है मॉनिटर करता है, ठीक है। पहले इसे गैट का है, बाद में जो है 1995 के बाद इसे डब्ल्यूटीओ कहा जाने लगा। यानी इंटरनेशनल ट्रेड इज़ आल्सो कॉल्ड मल्टीलेटरल ट्रेड, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को देख लेना है, सिंपल लैंग्वेज में हमने समझ लिया। अब गैट में डिफरेंस क्या है, डब्ल्यूटीओ में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर दे दिए हैं, आपको ये सब चीज़ें समझ लेनी है। फंक्शन एंड रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ, इसको आप हमेशा सुनते रहते हैं कि इसके फंक्शन क्या है, इसका जो है, ठीक है, औचित्य क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। इंडिया रोल इन डब्ल्यूटीओ, कई सारे लेक्चर में हमने बताया है, इसको समराइज करके यहाँ पर दे दिया है, इसको आपको देख लेना है। क्रिटिसिज्म क्या है डब्ल्यूटीओ के, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें दे गए हैं, आपको ये सब देख लेना है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, तो उसका एक असेसमेंट करेंगे। तो पॉजिटिव इफेक्ट जो हुआ रिफॉर्म का, तो जिससे जीडीपी ग्रोथ जो है इंक्रीज हुआ, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन जो है वेरियस सेक्टर में जो है बढ़ा, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर की बात हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो, ठीक है। और इसके जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, मोस्टली जो ग्रोथ हुआ सर्विस सेक्टर में हुआ। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और रिजर्व भारत में वृद्धि हुई, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म से। इसके अलावा अगर बात करें तो हायर एक्सपोर्ट चालू हुआ, सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स का भारत से। और भारत में जो है इन्फ्लेशन में कमी आई, ठीक है। तो ये सब प्रभाव थे। कुछ क्रिटिसिज्म है इसके जो है
ठीक है, जैसे जीडीपी इंक्रीज बस, लेकिन जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ लेकिन जॉब जो है उतनी उस मात्रा में जो है इंक्रीज नहीं हुई। यानी अर्लियर जो था 5% था 1980 से 91, 2007 2012 में जो है 11% जो है 11.20% जो है जीडीपी ग्रोथ थी। लेकिन उसकी कंपैरिजन में जो है आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट हुई, इसलिए इसका जो क्रिटिसिज्म किया जाता है। और रीज़न क्या था उस कम जॉब क्रिएट करने का? अगर देखेंगे 1980 से 1991 में 3.60% जो है निर्भर जनसंख्या थी। 2007-2012 में 3.20% थी। इंडस्ट्री में उस टाइम देखेंगे तो 10 जो परसेंट जो है जनसंख्या निर्भर थी। उसके बाद देखेंगे 2007-12 में 7.40% जनसंख्या जो है निर्भर थी। यानी टू जो जो ये दो सेक्टर हैं, ये रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन सर्विस सेक्टर में आपको ग्रोथ दिखाई देगा। लेकिन वो सारे जो है भारत में जितने रोजगार की आवश्यकता है वो सब सर्विस सेक्टर में प्रोवाइड नहीं करवा सकता, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ी जनसंख्या है। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इतने सारे जो है ग्रोथ हुई होती कंपैरिजन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री की अपेक्षा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होता। इससे देखेंगे एक क्रिटिसिज्म ये भी किया जाता है कि ये जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं किया या बहुत ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचाया गया। ठीक है, इस प्रकार भी इसका जो है एक क्रिटिसिज्म किया जाता है। ठीक है, इशू विद डिफरेंट रिफॉर्म इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात किया तो इससे देखिए भारत में इंडियन टॉय जो थे तो भारत उससे क्या हुआ, जब रिफॉर्म हुआ तो मार्केट के जो बाहरी चाइनीज़ टॉय थे वो भारत में आ गए। ठीक है, और जो भारत के जो चाइनीज़ टॉय थे, कहने का फॉर एग्जांपल देखते हैं, भारत के जो चाइनीज़ टॉय थे वो इससे क्या हुआ, लोगों को सस्ते माल उपलब्ध होने लगे और भारतीय जो टॉय थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। ठीक है, और इसके द्वारा ये भी कहा जाता है कि भारत में जो है असमानता जो है बढ़ी। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो उसने बहुत ज़्यादा पैसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च नहीं किए। इसके अलावा अदर इशू की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत सारे इशू फेस किए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इससे जो है अफेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये सारे जो है इफेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हमने की। तो यहाँ पर देखा जिस इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिफॉर्म नेम की बात की गई है, निगेटिव इफेक्ट रिफॉर्म की बात की गई, फिजिकल पॉलिसी की, तो इसमें हमने डिटेल में दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। उदारीकरण निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण में भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़े। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण एक सुअवसर की बात देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजार में हम बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन विकासशील देशों के बड़े उद्योगों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरी ओर आलोचना भी होती है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकसित विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश थी। इनके अनुसार वैश्वीकरण ने गरीब देशवासियों का कल्याण नहीं किया, बल्कि उनकी पहचान खतरे में डाल दी। जैसे आप देखेंगे कि वैश्वीकरण से क्या हुआ, भारत के जितने भी सस्ते यानी चाइनीज़ प्रोडक्ट थे भारत में आ गए। इससे जो है भारत का जो ट्रेडिशनल मार्केट था वो खतरे में पड़ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हम लोग इसका निष्कर्ष रख सकते हैं कि निष्कर्ष लिख सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अध्ययनों के निष्कर्ष है कि भारत 1990 का जो वित्तीय संकट था उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ नीतियों उनकी विषमताओं को और भी गहन बना दिया। इन्होंने केवल उच्च आय वर्ग के आमदनी उपभोग का स्तर को उन्नयन किया और सारी ग्रोथ जो थी इन गिने चुने क्षेत्रों तक सीमित रही। ये क्षेत्र थे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त जो है, मनोरंजन, पर्यटन, ठीक है, सेवा, भवन निर्माण, व्यापार, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र जैसे आधारभूत क्षेत्र जो देश के करोड़ों लोग रोजगार प्रदान करते थे, ये इन सुधारों से जो है वंचित रह गए। तो ये क्रिटिसिज्म है। पहले हमने उसके लाभ को गिनाया, बाद में जो है हमने उसके हानियों को गिनाया। इस प्रकार इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसका पूरा समरी दिया गया टू द पॉइंट, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने इसके पहले 1990 तक की जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की। यहाँ पर देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जो है दिया गया है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया गया है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया गया है, 12वीं पंचवर्षीय, 11वीं पंचवर्षीय योजना इसमें यहाँ पर है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया गया। तो ये सब पंचवर्षीय योजना जो है आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, जो हमने पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, फैक्ट के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आज का हमारा कल लेक्चर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।